है उससे आपकी स्थिति कितनी भिन्न रहने वाली है, जब आप हमें ये पूरा सुन लेंगे तब आपको समझ में आएगा। सर बताइए। तो अभी तक हम पहुंचे थे 156(3) में कोर्ट तक, राइट? जी 56(3). फिर हम वो है ना ही कानून के 482 सेक्शन के तहत हाई कोर्ट को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है कि वो हमारी बात सुने। बिल्कुल सर। तो हम 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। अब मान लिया जाए कि हाई कोर्ट में भी हमारा दुर्भाग्य, उसने भी नहीं सुनी हमारी बात जी। तो फिर जो है दो हमारे पास रास्ते सुप्रीम कोर्ट के हैं। एक है कॉन्टेम्प्ट पिटीशन, जो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के, उसमें 6 सिक्वल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसका पालन नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में जा सकते हैं कि न्यायालय के इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है ना? दूसरा, हम पीआईएल का रूट भी अपना सकते हैं। तो 2 रास्ते हमारे पास हैं, और ये सब काम हम अपने पोर्टल के माध्यम से करेंगे तो हमें बहुत कम दिक्कत आएगी। फिर हम जैसे ही समय बीतेगा तो हम कुछ वकीलों को इम्पैनल कर लेंगे, तो साधारण सी फीस पर वो जो है आपको कोर्ट में भी सुविधा देंगे। अब ये हो गई है आपकी लीगल अकाउंटेबिलिटी, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले गए, राइट? अब दूसरी अकाउंटेबिलिटी बनती है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो एसपी तक तो हमने डील कर लिया है लीगल अकाउंटेबिलिटी में, राइट? अब हम प्रशासकीय अकाउंटेबिलिटी में डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को घसीटेंगे। तो हमारा पोर्टल जो है इन सब से वो करेगा और कहेगा कि आपने अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया, प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं किया, तो हम आगे के लेवल पे कहेंगे कि इसके विरुद्ध भी कार्रवाई करें कि इस व्यक्ति ने इस केस में नहीं, ऐसे 100 केस में नहीं किया है, ये हम 100 केस अटैच कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाई साहब। तो हम जो है जो कलेक्टिव रिकॉर्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ का भी पालन कर पाएंगे कि साहब ये आइसोलेटेड केस नहीं है, इस व्यक्ति ने ऐसा ही 100 केस में भी अपनी प्रशासनिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है, राइट? अब प्रशासनिक जिम्मेवारी के पे जो खींचातानी है वो चलती रहेगी, पत्राचार चलता रहेगा, फिर हम इसको जो है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी पे ले जाएंगे। तो प्रशासकीय सिस्टम जो है वो विधानसभा और पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल है। बिल्कुल सर। तो हम जो है विधायकों और एमपीज का एक पैनल बनाएंगे, उनके माध्यम से प्रश्न बनाकर रिकॉर्ड के साथ पूछवाएंगे। सरकार के पास जवाब देने का औकात नहीं होगी, वो हर दिन जो है शर्मिंदगी से बोझ में जाएगा जब उसमें पूछा जाएगा कि इस व्यक्ति ने ये काम नहीं किया है, इसे सस्पेंड किया जाएगा क्या इसे जो है दंडित किया जाएगा, क्या इसकी विभागीय जांच की जाएगी, कितनी बार बचाएगा कोई व्यक्ति? अब समझ लीजिए कि ये तो हो गई लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। अब हम चौथी अकाउंटेबिलिटी इसी कार्यालय के माध्यम से लाएंगे, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। पुनः सर कौन सा बताया आपने? कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक जिम्मेवारी, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। जी सर। तो राज्य सरकारों की संविधान में अकाउंटेबिलिटी है। ये हमने मान लिया कि ये सुप्रीम है, ये हमारे संविधान ने राज्य सरकारों को सॉवरेन पैदा ही नहीं किया है। तो हमारे जो है संविधान में 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। एक लिस्ट है केंद्रीय सरकार की, दूसरी लिस्ट है राज्य सरकार की और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट। तो अभी हम फोकस करेंगे लिस्ट 2 पे। तो लिस्ट 2 की एंट्री 2 है, जो कह रही है कि पुलिसिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राज्य सरकार। तो हम यहां पर कहेंगे कि 90% केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और जो एफआईआर दर्ज हो रही है उनमें से 90% फर्जी हैं। लिहाजा संविधान की इस जिम्मेवारी का पालन नहीं हो पा रहा है, लिहाजा देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फेलुआ। और संविधान के आर्टिकल 356 में व्यवस्था दी गई है कि यदि संवैधानिक मशीनरी की फेलुअर हो जाए तो ऐसी सरकार को गिरा दिया जाए। और इस सरकार को गिराने का संविधान ने पूरी मशीनरी दी है। तो वो उसने व्यवस्था क्या दी है कि हर महीने
राज्य के गवर्नर को एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है कि उनकी सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है। तो भारतवर्ष का हर गवर्नर, हर राज्य का गवर्नर झूठी रिपोर्ट दे रहा है, क्योंकि भारत का कोई भी राज्य सरकार संवैधानिक तरीके से चल ही नहीं रही है। राइट? तो अब हम सब ये चीजें इकट्ठी करके गवर्नर के पास भेजेंगे कि गवर्नर महोदय अपनी रिपोर्ट में लिखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर हो गई है, लिहाजा राज्य सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, निरस्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए। राइट? अब गवर्नर महोदय बेचारे प्यादे हैं, उनकी तो औकात नहीं है कि ये बात लिख दें। है प्यादे के नहीं है? बिल्कुल औकात नहीं है। जगदीप धनखड़ इसका उदाहरण है। बिल्कुल। तो उनकी औकात नहीं है कहने की, तो फिर हम जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि हमने इतने रिकॉर्ड इनको भेजे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर का दस्तावेजी साक्ष्य है, और इन्होंने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए गलत रिपोर्ट भेजी है। लिहाजा मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि आपको जो मंडामस जारी करने का हक है, तो मंडामस रिट को जारी करें और गवर्नर महोदय को निर्देश दें कि अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करें। यदि हम एक केस में भी संवैधानिक दायित्व के तहत एक सरकार को गिरा लेंगे तो ये पूरी सरकार रोज हिलेगी। आपकी एक एप्लीकेशन को इमरजेंसी मानी जाएगी कि भैया क्राइम फ्री भारत मिशन के कार्यालय से आया है, इसे हल्के से मत लेना। बिल्कुल भाई साहब, बहुत सुंदर प्लान है आपका, बहुत सुंदर। तो ये जो प्रक्रिया का ज्ञान है उसे निचोड़ कर हमने मॉडल में डाल दिया, बस इतना ही तो है। भाई साहब, आपकी जो अथक मेहनत है, वो जीवन भर का जो परिश्रम है भाई साहब, मैं तो कंकड़ हूँ सिर्फ, आप कंकड़ हो ज्ञान के भाई साहब। तो सावन के महीने में भाई साहब आपका जो मार्गदर्शन मिल रहा है ना, मैं आपसे बड़े बोल तो नहीं बोल रहा, लेकिन भाई साहब आप जैसे व्यक्तित्व को राज्यसभा में होना चाहिए। हमने आपके तोमर साहब से बात की थी, वो मुझे बहुत ही छोटे चरित्र के व्यक्ति समझ में आए। कोई नहीं भाई साहब, ये दुनिया है। नहीं, वो मुझे बहुत ही हल्के फुल्के चरित्र के, वो उम्र में हमसे बड़े हो सकते हैं लेकिन बहुत ही हल्के चरित्र के व्यक्ति हैं वो। उनको जो भी आरएसएस का गुमान हो, फलाना हो, लेकिन उन्हें कोई, मुझे नहीं लगता है कि उनके चरित्र में कोई भी गहरापन है, क्योंकि इतनी बड़ी बात मैथिली शरण गुप्त उनसे कर रहे थे और उन्होंने कहा साहब आपको अहंकार है। अरे आपको रास्ता बता रहे हैं, आपको जो है ना आपके सत्ता का ताज आपके सिर पे दे रहे हैं, आपकी सभी समस्याओं का निदान कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अहंकार है। गलत है। एक विभाग के प्रदेश का मुखिया जिसने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया, तो अब उसका व्यक्तित्व तो अपने आप शब्दों में क्या, वो तो चित्रों से परिभाषित हो जाता है। मैंने तो उनसे, चूंकि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, वो भी पब्लिश होगी, तो आप ही सुन लेना कि उनसे हमारी क्या बातचीत हुई। कोई ना सर, ये तो हमको अच्छा ग्रह करना है, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उससे हमको साहब हाथ जोड़ लेने हैं। और आप तो साहब अच्छे हैं, मेरी नजर में तो सभी बिल्कुल भारत माता की सेवा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जी, जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है। बिल्कुल भाई। जो सोने का नाटक कर रहा है उससे यदि आप मीठी बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। उससे कठोर शब्दों में, कड़वे शब्दों में उसे सुनाकर जगाना होगा। और अपने साहित्यों में तो कहा गया है कि जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए तो मैं समझाता हूं कि ज्यादा मीठे मत बनो, जहां जरूरत हो वहां पे कड़े और कड़वे शब्दों का, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को जगाओ। भाई साहब, ये नैतिक साहस आप में बहुत कम लोगों में दिखाई देगा। लोग वाग चापलूस करके अपना किनारे से निकलना चाहते हैं, प्रश्नों से बचना चाहते हैं, समाधान करने की उनकी सोच, चिंतन और क्षमता ही नहीं है। वो लोगों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। मेरी बात से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल भाई साहब, 100%। चलिए, तो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, आपका वो ऐप का क्या हुआ, पोर्टल का क्या हुआ? भाई साहब, ये सावरकर सेना के उस कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यस्तता थी,
ये बहुत राष्ट्रहित का मुद्दा है इसमें। हम बनवा रहे अब मैं एक काम करता हूँ, ऐप को आपको जिम्मेवारी से थोड़ा